मीनिंग ऑफ हेरिडिटी में हम लोग बात करते हैं कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स या हमारे पूर्वज जिनसे मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। सिंपल सा मतलब है। ये देखिए, इन्होंने बहुत सारे लोगों ने इस पर डेफिनेशन दे रखा है। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं के संगठन में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। यहाँ पर बताया गया है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। ठीक है, जो भी हमें जन्मजात विशेषताएं मिली हुई हैं, उनका जो योग होता है उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी हमें चारों तरफ से जो, देखिए मैं बता दूं आपको, आपका ग्रोथ पर 50% जो होता है वो हेरिडिटी होती है। आपकी जो ग्रोथ होती है, बॉडी के ग्रोथ होती है, 50% उस पर जो प्रभाव होता है वो आपका किसका होता है, हेरिडिटी का होता है। लेकिन आपका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट यानी मेच्योरिटी होती है, वो आपका 50% किसका होता है, वो इन्वायरमेंट का होता है। तो इंसान के अंदर उसके हेरिडिटी का और उसके इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं आगे और देख लेते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। तो कोई भी चीज जो हमें चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, और उस प्रभाव के कारण हमारे अंदर जो भी बदलाव आते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में जो बदलाव आते हैं, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे बिहेवियर में जो बदलाव आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। जो भी हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। अब वो जो इन्वायरमेंट है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट भी हो सकते हैं, है ना। देखिए, यहाँ टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें, कुछ प्राकृतिक इन्वायरमेंट जैसे आप लेते हैं, इसके अंतर्गत सूर्य, आकाश, वायु, पशु पक्षी। इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज के लोग काले ही क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर जो होती है गर्मी ज्यादा होती है, सूर्य की प्रकाश ज्यादा वहां पर तेज होती है, तो जिसकी वजह से उन सभी का रंग क्या होता है, डार्क होता है, डीप होता है। ठीक है, और वैसे ही अगर आप देखेंगे कहीं पे भी, जैसे ब्रिटिश है, ये लोग गोरे क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे ठंडा प्रदेश है, तो वहां पे सूर्य की रोशनी कम होती है। तो ये तो उनका ग्रोथ ग्रोथ में, इन्वायरमेंट का ग्रोथ में इफेक्ट हुआ। अगर हम बात करेंगे कि मनुष्यकृत इन्वायरमेंट, तो मनुष्य मतलब जिस तरह का इन्वायरमेंट बनाता है, जिस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे के जो बिहेवियर होती है, वो बच्चा उसी प्रकार से चीजों को सीखता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं मनुष्यकृत, या इसको हम कहते हैं मैन मेड इन्वायरमेंट या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। गिलीन एंड ग्लीन के अनुसार दो प्रकार के इन्वायरमेंट दिए गए हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। ये सब इन्वायरमेंट के प्रकार है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम जो स्टार्ट किया था वो विलियम बैटसन ने दिया था। ठीक है, वंशानुक्रम की इकाई कौन सी होती है, वंश के क्रम की इकाई जीन होती है। यही जीन हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के अंदर। अनुवांशिकी की पिता, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि अनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं। तो जी जे मेंडल, जॉर्ज जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, ग्रेग जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण ही वंशानुगति कहलाता है। लक्षणों का जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब ट्रांसफर होते हैं, वही हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। और जो शब्द हेरिडिटी हुआ था, ये हेरिडिटी को स्पेंसर ने सबसे पहले दिया था। अनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण जीन्स के द्वारा होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जीन्स सबको याद रखिएगा। और जीन्स का जो ट्रांसफर होता है वो गर्भाधान के समय होता है। जीन्स जो एक से दूसरे में आते हैं, वो गर्भाधान के समय होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये वाला जो पॉइंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं कि पुरुषों की जनन कोशिकाओं को शुक्राणु कहते हैं, और स्त्री की जनन कोशिकाओं को अंडाणु कहते हैं, ओवम कहते हैं। ठीक है, महिलाओं को ओवम कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उनके अंडाणु। यहाँ पर पुरुष शुक्राणु में लिंग से संबंधित एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। जो भी हमारे शुक्राणु होते हैं, उसमें क्या होता है, पुरुष के गुणसूत्र में क्रोमोसोम्स में एक्स और वाई होते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, और स्त्रियों के लिए क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। तो जब एक्स और वाई होगा तो लड़का होगा, और एक्स और एक्स होगी तो लड़की होगी। ठीक है, याद रखिएगा, एक्स एक्स लड़की है, और एक्स और वाई होगा तो लड़का होगा। इस तरह से याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स है। मनुष्य की कोशिकाओं
में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है टोटल और 23 जोड़े में होती है। ठीक है, आगे बता दूं कि वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम का वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण पर लिखी पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। इसे जॉन डीवी ने लिखा था वंशानुक्रम पर। संतान को पिता से 50% जीन्स प्राप्त होता है और कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये दोनों ही हेरिडिटी संबंधित रोग होते हैं, यानी वंशानुक्रम रोग है। कभी कभी ये पूछा गया है कि हेरिडिटी रोग कौन कौन से होते हैं, तो वंशानुक्रम रोग आपके कौन कौन से हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो लैक ऑफ प्रोटीन के कारण भी होता है और हेरिडिटी के कुछ इम्पैक्ट के कारण भी होता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नेवर बिकम एन आर्टिस्ट, पेंटर एंड ड्राइवर। जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं वो लोग कभी भी आर्टिस्ट नहीं बन सकते, पेंटर नहीं बन सकते और ड्राइवर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, इसको ध्यान रखिए। अब हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की। सो व्हाट इज ग्रोथ? तो देखिए, आप यहाँ पर देखे होंगे कि आप अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका वेट होता है लगभग 2.5 kg से 3 kg के बीच में होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका उसका जो वजन है उसमें परिवर्तन होता जाता है। तो ये जो वजन में परिवर्तन हो रहा है, भार में वृद्धि हो रही है, ठीक है, जो साइज में वृद्धि हो रही है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो चीजें क्या होती हैं? वो चीजें हमारा ग्रोथ होता है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हम बोलो भाई। कहीं रहते नहीं है, क्लास ले रहे थे, बताओ। चौक में। अरे ये पीएससी तिराहे पर आ जाओ तुम। आ, तुम पीएससी बोलो, चौक अलग है, तुम पीएससी पे आओ, पीएससी पे। किला वाला नहीं जाएगा, पीएससी इधर आएगा। हाँ, हाँ, पीएससी के पास में आओ, पीएससी के पास आके पूछना फैमिली पॉकेट कहाँ है, फैमिली पॉकेट। अरे तुम यहाँ पीएससी में आओ ना, पीएससी तिराहे पर आओ, पीएससी तिराहा जहाँ पे डीएवी स्कूल है बोल दो बस, पीएससी तिराहे के पास। हाँ, 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 वो रोड मत जाना, वो चौराहे पे ही रहना बस। अरे कहाँ तुम कैसे, बकवास मत करो। तो तुम बताए भी नहीं एक बार भी। चलो तो फिर ऐसा, हम क्लास ले रहे थे, हम भी मिल नहीं पाएंगे, क्लास ले रहे थे, बच्चों को होल्ड किए हुए। ठीक, ठीक, ठीक। ओके, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे किसी की लंबाई, चौड़ाई, शरीर का भार, ये सब क्या होता है जब बढ़ता है तो इसे हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, और इसी से अगेन अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट हमें दिखता नहीं है। डेवलपमेंट में कुछ विशेषताएं अंदर से डेवलप होती हैं जो कि दिखता नहीं है, लेकिन जब भी कभी परफॉर्मेंस की बात आती है तो वो चीजें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलती हैं। जैसे हड्डियों का कड़ापन जो हो रहा है, ठीक है, हड्डी के अंदर जो मतलब अंदर से डेवलप हो रहा है वो दिखेगा नहीं, आप डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। जैसे किसी की मेच्योरिटी बढ़ रही है, मेच्योरिटी बढ़ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस, एज अ डेवलपमेंट इज स्पेशली कंसर्न विद ऑर्गन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, for example, due to the increase in the size of bones and the bones become hard and rigid। ठीक है, अब आइए कुछ हम बेसिक अंतर समझते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ग्रोथ जो होता है उसको इंक्रीज साइज और शेप में होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है इंक्रीज इन मेच्योरिटी में होता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, वृद्धि को मापा जा सकता है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। विकास का निरीक्षण किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। डेवलपमेंट कैन बी नेवर मेजर्ड, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है आप इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कितना आईक्यू लेवल है, बहुत ज्यादा इसको हम एग्जैक्टली बता नहीं पाते हैं, थोड़ा सा अनुमान लगा पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रोथ इज लिमिटेड सर्टेन पीरियड, ठीक है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। देखिए ग्रोथ एक जगह पे आने के बाद रुक जाता है, जैसे आपकी लंबाई है, लड़कों की लंबाई बोली जाती है कि 20 साल के बाद रुक जाती है, उसके बाद लंबाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और लड़कियों की जो लंबाई होती है वो 18 साल के बाद नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो आपका लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, यानी आपका जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और बिहेवियर में चेंजेस होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, लर्निंग आपकी चलती रहती है, मेच्योरिटी आपकी बढ़ती जाती है, आप हमेशा कुछ नई अच्छी सीखते रहते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेफर्स टू अ चेंज इन अ वन एनी वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। बट द टर्म डेवलपमेंट इज कलेक्टिवली रेफर्स टू द टोटल चेंजेस। हम टर्म्स में क्या कहते हैं, टोटल चेंजेस अगर होता है तो उसे हम कहते हैं, तो डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में कंप्लीट जो चेंजेस होता है वो मेच्योरिटी आती है आपका डेवलपमेंट में। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे वृद्धि, क्वालिटी, ये जो होता है आपका ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव चेंज होता है, और जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस होता है। इस बात को याद रखिएगा, ये बेसिक डिफरेंस है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब ह्यूमन बॉडी आती है तो उसके कई सारे डेवलपमेंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं, हम बारी बारी से उन स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो स्टेज होता है ह्यूमन का वो होता है प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज का मतलब होता है आफ्टर कंसीव द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी यानी 0 से लेके 9 महीने का जब बच्चा कंसीव होता है वहां पे होता है, तो उसी को हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज। उस समय क्या होता है, बच्चे की जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं, शारीरिक वृद्धि सबसे तीव्र गति से होती है, क्योंकि 0 से लेके 9 के बीच में सबसे ज्यादा बच्चे का जो बॉडी ग्रोथ होता है वो सबसे तेज होता है अगर आप कंपेयर करेंगे अदर स्टेजेस से। तो जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, इसको प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। इसके बाद जैसे ही बच्चा जन्म लेता है 9 महीने से 3 साल के बीच का, उस एज को हम इन्फेंट्स एज, टोडलर एज और बेबीहुड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, वृद्धि और विकास लगातार चलता रहता है, और बच्चा इस समय क्या होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, यानी कि हर एक एक्टिविटी के लिए उसे अपने माँ बाप पे निर्भर रहना पड़ता है। मतलब बच्चा अगर दूध, अगर खाना भी खाना है तो माँ से बोलता है खाना खाने के लिए, तो बोलेगा नहीं, वो रोएगा, और माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। समझ में आ रही बात। तो ये होता है आपका इन्फेंट्स एज। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति रखने की क्षमता। जैसे ही बच्चा 2 साल का हो जाता है उसके बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, हर चीजों को पूछता है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, और भाषा का विकास भी होता है। तो इन्फेंट्स एज में ये 4 क्वालिटीज आप देखने को मिलेंगी कि बच्चा वृद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो जाती है उसके अंदर, और भाषा का विकास होता है थोड़ा बहुत। वो 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर कुछ ना कुछ बोलने लगता है, मम्मी पापा कुछ ना कुछ बोलने लगता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 3 साल से लेके 12 साल तक चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड के देखिए 3 स्टेज होते हैं, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है मिडिल चाइल्डहुड, और एक होता है लेटर चाइल्डहुड। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है इसमें जो धीमी तथा लगातार वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होता है वो थोड़ा सा रुक जाता है। 3 से 5 साल में बहुत ज्यादा चेंजेस बॉडी शरीर में देखने को नहीं मिलता है, और थोड़ा बहुत इमोशंस का भी हल्का बहुत स्टेबल हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा सामाजिक लोगों से जुड़ने लगता है, दादा दादी नाना नानी सबको पहचानने लगता है, चीजों से समझने लगता है। नेक्स्ट जैसे ही बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में जाता है, 6 से 7 साल में जाता है, बच्चा थोड़ा सा आत्मनिर्भर हो जाता है। तो जो भी उसके रेगुलर रिचुअल्स होते हैं, जैसे ब्रश करना होता है, खाना खाना होता है, इन सब चीजों में वो आत्मनिर्भर होता है, वो खुद से करने लगता है, और उसके अंदर थोड़ा सा चीजों को समझने की जो ज्ञान की क्षमता होती है वो वृद्धि होने लगती है। 5 से 8 साल के अंतर्गत चीजों को समझने लगता है। लेटर चाइल्डहुड में सिर्फ बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है। अगर फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं
तो वो बहुत कम होता है। तो जैसे ही 12 साल खत्म होता है, बच्चे का दूसरा एडोलसेंस पीरियड शुरू हो जाता है और 12 से 19 साल तक पूरा एडोलसेंस चलता है। लेकिन 12 से 14 के बीच में जो एडोलसेंस, प्री एडोलसेंस को हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। एक बार यह केबीएस में क्वेश्चन आया हुआ था कि प्यूबर्टी एज क्या होता है। तो प्यूबर्टी एज आपका 12 से 14 साल का, जैसे ही बच्चा चाइल्डहुड को छोड़ता है और एडोलसेंस के पीरियड को जैसे ही वो गेन करता है, तो वहां पे ही प्यूबर्टी होती है। सबसे पहले 12 से 14 साल, इसको याद रखेंगे। और जैसे ही वो प्यूबर्टी में जाता है, वैसे ही उसको मनोलैंगिंग यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होने लगता है। और उसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसके शरीर का कायाकल्प है, वो बदलने लगता है। आपने देखा होगा कि 10 साल तक लड़का और लड़की की आवाज जो होती है वो सेम होती है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि 10 साल के बाद, 12 साल के बाद जब वो इंटर करते हैं एडोलसेंस एज में, तो वहीं पर लड़कों में ईस्ट्रोजन, लड़कियों में एंड्रोजन नाम की जो हार्मोन्स है वो सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है और लड़कों की आवाज मोटी होने लगती है। मतलब जो शारीरिक कायाकल्प है वो चेंजेस आपको होने लगता है और लड़कों लड़कियों में परिवर्तन आपको देखने को मिलने लगता है। लेकिन अगर मेच्योरिटी की बात करेंगे तो लड़कियां जल्दी मेच्योर होती हैं लड़कों से। मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं, 12 साल के बाद अगर मेच्योरिटी देखा जाए तो लड़कियां जल्दी मेच्योर होती हैं और लड़के थोड़ा लेट मेच्योर होते हैं। रुचियों में परिवर्तन होने लगता है, मतलब अब आपकी जो बचपन में पसंद थी वो पसंद आपका चेंज होने लगता है जैसे ही आप 14-17 साल जाते हैं। सर जी ये हार्मोन के रिलेशन नहीं है? बोल तो रहे हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन और इंड्रोजन। ठीक है सर। ठीक है, इसे गैंग एज भी कहा जाता है। देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किस एज को गैंग एज कहा जाता है। तो ये देखिए, आपका जो गैंग एज है वो कौन सा है, वो गैंग एज आपका एडोलसेंस पीरियड को ही हम गैंग एज भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसे गैंग एज भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे सर। अपने अपने अभिजात वर्ग से, अब पूछा जाता है कि बच्चे सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होते हैं, ये भी पूछा गया है कि बच्चे सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होते हैं। तो पीयर्स ग्रुप से बच्चे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं एडोलसेंस में पूछा जाएगा तो पीयर्स ग्रुप से। और अगर चाइल्डहुड में पूछा गया तो फैमिली से। अगर आपसे ये पूछा गया कि चाइल्डहुड में बच्चा सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होता है या उसका जो विकास होता है सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करता है, तो चाइल्डहुड में फैमिली पर निर्भर करता है। ठीक है, और एडोलसेंस में पीयर ग्रुप में निर्भर करता है, उसको प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लेटर एडोलसेंस। अब लेटर एडोलसेंस में क्या होता है कि जो हमारा अपोजिट सेक्स होता है ना, अपोजिट सेक्स मतलब अपोजिट जेंडर जो होता है, लड़कों का लड़कियों में और लड़कियों का लड़कों में जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ने लगता है। बच्चे पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, किसी काम को बहुत ज्यादा हड़बड़ाते हैं, ठीक से वो कार्य को नहीं कर पाते और भावनात्मक विकास भी उनके अंदर होता है। ठीक है, ये चीज देखेंगे। तो ये सब डेवलपमेंट के स्टेजेस थे जिसमें नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं। ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि एडोलसेंस में बच्चा किससे प्रभावित होता है और चाइल्डहुड में कहाँ से प्रभावित होता है, एडोलसेंस में क्या चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज्यादातर यहाँ से एडिटी और इन्वायरमेंट में यही से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। देखिए यहाँ पर ये नया आपका थोड़ा सा अलग पैटर्न है, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। इसमें आपको क्या करना है, मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चे कैसे एक मूवमेंट पैटर्न को सीखते हैं। बच्चों का जो मूवमेंट पैटर्न होता है ना, या बच्चे जो मूवमेंट करना सीखते हैं उनका एक स्टेज होता है, एक पैटर्न होता है कि किस एज में बच्चा कितना पैटर्न सीखेगा, है ना, उसी को हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। तो जब बच्चे अपने शारीरिक अंगों की गति को नियंत्रण करना सीखते हैं, उसी क्षमता को बढ़ाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। मोटर का मतलब होता है मूवमेंट। फिजिकल एजुकेशन में जब भी मोटर वर्ड आएगा आप समझिएगा, चाहे वो कोई मोटर हो, साइको मोटर हो, कोई मोटर डेवलपमेंट हो, तो वहां मूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो मोटर का मतलब क्या होता है, मोटर का मतलब होता है मूवमेंट से। मोटर का मतलब होता है मूवमेंट से, और डेवलपमेंट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट से, मतलब उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह हम कहेंगे मूवमेंट का जब इम्प्रूवमेंट होता है बच्चे के अंदर तो उसी को हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चे के अंदर सबसे पहले जब बच्चा एडोलसेंस पीरियड, सॉरी, बच्चा जब इन्फेंट्स एज में होता है, जब बच्चा इन्फेंट्स एज में होता है, ठीक है,
तो बच्चे के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे पहले उसके अंदर बड़े बड़े मांसपेशी होते हैं, जो बड़े मसल्स होते हैं। क्या बच्चा तुरंत उठ के चलने लगता है? नहीं चलने लगता है। उसके अंदर धीरे धीरे सबसे पहले जो बिग मसल एक्टिविटीज होती है, बिग मसल वाले हैं, उन पर कंट्रोल करना सीखता है। जैसे सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा बैठना सीखेगा, बैठने के बाद क्राउलिंग करना। क्राउलिंग का मतलब होता है रेंगना, या हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं बकैया खींचना, ठीक है। और इसके बाद क्या करता है, क्राउलिंग के बाद करता है बच्चा खड़ा होना सीखता है। खड़ा होने के बाद बच्चा चलना सीखता है, जंप करना सीखता है। तो जो बच्चे का जो ग्रोथ का पैटर्न होता है, जो मूवमेंट का पैटर्न होता है, सबसे पहले बड़े मांसपेशियों को होता है, और उसी को हम कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। बच्चों के अंदर दो प्रकार का मूवमेंट डेवलपमेंट होता है, एक होता है ग्रॉस मोटर और दूसरा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, बिग मसल्स, जो बड़े बड़े मसल्स मैंने आपको बताया, वो उसका जब डेवलपमेंट, उनको कंट्रोल करना बच्चा सीखता है, तो इसे हम कहते हैं बिग मसल एक्टिविटीज, ठीक है। और फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जब वो छोटे छोटे काम को, जैसे पेन को पकड़ना, कैचिंग करना, थ्रोइंग करना, कंट्रोल करना छोटे छोटे मसल्स में, ठीक है, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो बच्चा पहले ग्रॉस मोटर होगा, उसके बाद फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले कौन सा मोटर डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर। आगे बात कर लेते हैं बॉडी सर टाइप्स। पीडीएफ मिल जाएगा इसका? हाँ हाँ, पीडीएफ मैंने दिया हुआ है ग्रुप में, इसका भी? सबका दिए हैं। ओके सर। आप अगर जुड़ी हुई होंगी पहले से तो आप देख सकती ग्रुप में, अभी मैंने भेजा हुआ था 2 दिन पहले, जब से क्लास शुरू किया था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बॉडी टाइप्स। बॉडी टाइप्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। बॉडी टाइप्स का मतलब होता है शरीर की संरचना, शरीर की संरचना, ठीक है। तो शरीर की संरचना कैसे बनाई जाती है, तो शरीर की संरचना यानी आकार के हिसाब से लोगों ने बॉडी को अलग अलग नाम देकर, अलग अलग पर्सनालिटी देकर उनको बताया है, ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने शरीर को संरचना के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, किया है। तो सबसे पहले जो शरीर को बांटने का काम किया था वो हिप्पोक्रेट्स ने किया था। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि सबसे पहले शरीर का वर्गीकरण किसने किया था, तो शरीर का वर्गीकरण सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने किया था। तो अगर किस पर किया था, तो शारीरिक द्रव्य के अनुसार, द्रव्यों के आधार पर शरीर को बांटने का काम किसने किया था, हिप्पोक्रेट्स सबसे पहले किया था, ठीक है। व्यक्तियों का वर्गीकरण किया था तथा इन्होंने व्यक्तियों को द्रव्य यानी बाइल के अनुसार बांटा था, ठीक है। इन्होंने बाइल के अनुसार 4 भागों में बांटा था। इसी वर्गीकरण को हम स्वभाव का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर हिप्पोक्रेट्स की जो थ्योरी थी, जिन्होंने बाइल के बेसिस पर बॉडी को डिस्क्राइब किया था, उस थ्योरी का नाम बताइए, तो टेम्परमेंट थ्योरी था। क्या नाम था, टेम्परमेंट थ्योरी कहा गया। और बाद में इसी सिद्धांत को गैलन के द्वारा अपनाया गया और गैलन ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उन्होंने इसका नाम थ्योरी ऑफ ह्यूमरिज्म के नाम से इसको प्रस्तुत किया, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए ऊपर यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन आपका दिया हुआ है गैलन के अनुसार और दूसरा दिया हुआ है हिप्पोक्रेट्स के अनुसार। हिप्पोक्रेट्स ने बाइल का नाम दिया था ब्लड बाइल और उसी को गैलन ने दिया सैंग्विन। इन प्रकार के व्यक्ति की जो विशेषता होती है, आपको देखिए बॉडी टाइप्स में ना कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है कि किस बॉडी अब टाइप में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। ये आपको ज्यादातर याद रखना है। तो जो सैंग्विन होते हैं वो कैसे होते हैं, सैंग्विन व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होते हैं, रक्तपूर्ण होते हैं तथा शक्तिशाली होते हैं। यह बहुत लंबे आकार के व पतले होते हैं और आकार व संरचना के अनुसार अपनी विशेषता रखते हैं। इसी तरीके से येलो बाइल जो होता है, जो कि कैलोरिक कहा जाता है, येलो बाइल को कैलोरिक कहा गया है। कैलोरिक व्यक्ति शीघ्र उत्तेजित होने वाले होते हैं, यह क्रोधित होते हैं किंतु स्वस्थ एवं बलवान भी होते हैं। तो देखिए इस तरीके से इन्होंने बताया है कि किस तरीके से, या मेलकोनिक वाले ब्लैक बाइल होते हैं। ब्लैक बाइल मतलब जो अच्छा नहीं होता है। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही उदास होते हैं, निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं तथा सदैव विचारों में मग्न रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्लैगम बाइल, जिसको फ्लैगमेटिक बोला है गैलन ने। फ्लैगमेटिक वाले क्या होते हैं, फ्लैगमेटिक व्यक्ति बहुत ही निर्बल, धीमे, मंद तथा निस्तेजित होते हैं। बहुत ही मतलब निस्तेजित टाइप के होते हैं, मतलब धीमा, लेजी टाइप के होते हैं, ठीक है। इसी के बाद अगला बॉडी क्लासिफिकेशन दिया है कौन,
डब्ल्यू एस सेल्डन की एक पुस्तक आई थी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, एटलस ऑफ मैन, तो ये 1954 में प्रकाशित हुई थी। जिन्होंने डब्ल्यू एस सेल्डन ने बोला है कि दुनिया का कोई भी, अगर हम शारीरिक आकार से देखें, शारीरिक आकार से अगर किसी भी इंडिविजुअल को देखा जाए, शारीरिक संरचना के आधार पर सभी इंडिविजुअल सिर्फ 3 कैटेगरी में आते हैं। इसी को उन्होंने बताया कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक संरचना के हिसाब से उसकी पर्सनालिटी देखी जाए, उसकी व्यक्तित्व को देखा जाए, तो वो 3 प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा इंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक और मीजोमार्फिक। देखिए यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में बताया है। इंडोमार्फिक वाले क्या होते हैं, ये छोटे गर्दन के होते हैं, थोड़े से पेट इनका पियर शेप का होता है, बॉडी इनकी मोटी होती है, हाथ पांव भी छोटे होते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को हम इंडोमार्फ कहते हैं। इनका जो रेशियो होता है 7:1 होता है, कहीं पर 4:1 भी लिखा रहेगा तो भी वो सही होता है। इसको हम लोग वाइसरटोनियक के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी इसके नाम से देता है, ये ज्यादातर यूजीसी नेट में देता है इस तरह के नाम, अलग से जो नाम आता है ना, वो आपका यूजीसी नेट में देता है, जो फंसाने का काम करते हैं आपको। इसके बाद मेसोमार्फिक होता है, जिसमें चौड़े कंधे होते हैं और कमर पतली होती है, वी शेप बॉडी होती है। इसको बैलेंस होता है 171 या 141, ये भी कहते हैं कहीं कहीं। इसको सोमेटोटॉनिक कहते हैं, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है यूजीसी में, सोमेटोटॉनिक क्या होता है। इसके बाद बहुत पतले और बहुत लंबे कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, जिनपे एकदम ही मांस नहीं होता है, वो होते हैं हमारे एक्टोमार्फिक। इसके बाद इसी तरीके का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया है, अब देखिए डब्ल्यू एस शेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन किया था, उन्होंने अपनी थ्योरी को क्या नाम दिया है, कोई बताएगा? डब्ल्यू एस शेल्डन ने अपनी थ्योरी को क्या नाम दिया था? सोमेटोटाइप। हाँ, गुड। अब इसी तरीके से आप देखेंगे, जब अर्नेस्ट क्रेसमर ने अपना किया था, तो उन्होंने बोला था आकृति विज्ञान सिद्धांत, मॉर्फोलॉजिकल थ्योरी। इन्होंने बोला है मॉर्फोलॉजिकल थ्योरी। इन्होंने भी शरीर के आकार के हिसाब से थ्योरी को बांटा है, कई कई भागों में बांटा है। इन्होंने 4 भागों में बताया है। इन्होंने बताया एस्थेनिक, तो देखिए एस्थेनिक का सेम आप एक्टोमार्फिक। अब एक्टो को आप पता कैसे करेंगे कि एक्टोमार्फिक के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, तो एक्टो मतलब यहाँ देखिए खुद बता रहा है, एक्टो मतलब थिन, एक्टो ट मतलब थिन, यहाँ से आप लिख सकते हैं या टिन लिख सकते हैं, तो बहुत पतले वाली बॉडी को हम एक्टोमार्फिक कहते हैं। मीजो मतलब मीडियम, म से मीजो और म से मीडियम, ना तो बहुत ज्यादा फैट होगा ना तो बहुत ज्यादा पतला होगा, ये मीडियम होते हैं, ठीक है। लंबाई भी इनकी अच्छी होती है। इंडो का मतलब होता है डबल, इंडो डी मतलब डबल एग, ऐसे इंडो मतलब एग भी कह सकते हैं या डबल अंडा भी कह सकते हैं। तो ये मोटे प्रवृत्ति के होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्रेसमर में हिंट नहीं मिलेगा। एस्थेनिक का मतलब होता है पतला, यानी एक्टोमार्फिक, ठीक है। जो क्वालिटी वहां पर आपने डब्ल्यू एस शेल्डन में एक्टोमार्फिक में देखी थी, वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट होता है एथलेटिक जो आपको मीजो में देखने को मिला था डब्ल्यू एस शेल्डन के, वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एथलेटिक्स में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइकनिक जो आपको देखने को मिला था इंडोमार्फिक में, सेम आपको यहाँ पे मिलेगी। इन्होंने एक टॉपिक और बताया, एक पॉइंट और दिया, डाई प्लास्टिक। इन्होंने बोला कि जब इन तीनों में से कोई भी वो अगर संरचना में फिट नहीं होता है, तो उसकी जो संरचना होगी वो कौन सी होगी, डाई प्लास्टिक होगी। समझ में आया बात? उनकी संरचना होगी, अगर तीनों में फिट नहीं होता है व्यक्ति, तो वो डाई प्लास्टिक होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और अगला हम लोग चलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज। अब लोगों का एज पहचानने का जो तरीका है, आप कभी कभी कुछ लोग इतना ज्यादा अपने आप को एक्सरसाइज करके मेंटेन कर लेते हैं कि आप देखकर उनके एज को पहचान नहीं पाते हैं, और खेलों में इसी का लोग फायदा भी उठाते हैं, क्योंकि खिलाड़ी अगर दिन भर अभ्यास करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसके बॉडी पर फैट कम जमा होता है, जिसकी वजह से उसके एज का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खेलों में एज का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि एज के फैक्टर्स के हिसाब से सभी लोगों की कैपेसिटी होती है, जो फिजिकल फिटनेस की कैपेसिटी होती है वो एज के हिसाब से सब में अलग अलग होती है।
तो इसीलिए जो हम खेल का ऑर्गेनाइज करते हैं, खेल को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यहाँ से हमारा खेल ऑर्गेनाइज होता है अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, ठीक है। इसके बाद अंडर 21, अंडर 23, इस तरीके के बाद फिर ओपन हो जाता है। अंडर 23 के बाद ओपन हो जाता है, फिर आप 40 साल तक खेलो, 23 से लेकर। उसके बाद उसका कोई भी एज कैटेगरी नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर एज कैटेगरी दिया जाता है क्योंकि इसके हिसाब से आपकी फिजिकल फिटनेस, आपके स्किल्स में कई सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं एज को पहचानने के लिए फिजिकल एजुकेशन में बहुत तरह के एज बताए गए हैं कि किस हिसाब से आप एज को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज का। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है? जिसमें देखिए डेट ऑफ बर्थ, जिसमें दिन तारीख महीना हो, उसके हिसाब से जब हम बच्चे का एज आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। बच्चे के बर्थ डेट के अनुसार, हम डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसकी एज को आइडेंटिफाई करना क्रोनोलॉजिकल एज कहलाता है। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल एज। फिजियोलॉजिकल एज, अगर बच्चा मान लीजिए वहां पर गड़बड़ी किया हुआ है, अपना जानबूझ के उसने सर्टिफिकेट में अपना एज कम लिखवाया हुआ है, तो दूसरा तरीका होता है कि फिजियोलॉजिकल मतलब उसके जो ऑर्गन्स की कैपेसिटी को देखकर, ऑर्गन्स की कैपेसिटी को देखकर हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गन्स की कैपेसिटी को देखकर उसकी एज को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑर्गन्स की कैपेसिटी कैसे पता करेंगे? तो जैसे देखिए उसके जनन अंगों के बाल, जनन अंगों के बाल मतलब प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर का मतलब क्या होता है? जो जगह पे आते हैं कुछ गुप्तांग पे जो भी बाल आते हैं, उससे हम पता कर पाएंगे कि बच्चे की एज क्या है, ठीक है। उसके आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता, मतलब उसके सिस्टम कितना अच्छा फंक्शन कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी पता लगाया जा सकता है कि वो बच्चा किस एज का है। तो फिजियोलॉजिकल एज वहां पे पता चल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाटॉमिकल एज। एनाटॉमिकल एज को पता लगाने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है या काउंटिंग ऑफ टीथ, दांतों को गिना जाता है कि इस एज में बच्चे का इतना दांत आएगा, इस एज में पहले से पता है, साइंस ने पहले से प्रूव किया है ना। ये सारी चीजें क्या है, साइंस ने पहले से एज वाइज प्रूव किया हुआ है, तब जाकर हम साइंस की बेसिस पर बच्चों के रियल एज का पता लगा पाएंगे कि उनका रियल एज क्या होता है। लुकिंग एट द हार्डनेस ऑफ द बोन, जिसको कि हम ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स कहते हैं। ऑसिफिकेशन, बोन्स का कड़ापन के हिसाब से भी बच्चों की एज को आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन जब उनकी हड्डियों के कड़ेपन से लगाएंगे और हड्डियों को देखेंगे, दांत को जब बॉडी के किसी भी कड़े भाग को देखकर उनका आइडेंटिफाई किया जाता है, तो वो हमारा एनाटॉमिकल एज होगा। याद रखिएगा कि बॉडी के स्ट्रक्चर को जब देखकर उनके एज का पता लगाया जाता है तो एनाटॉमिकल एज होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेंटल एज की। तो मेंटल एज का पता लगाने के लिए उसे बहुत सारे आईक्यू टेस्ट करने पड़ते हैं, जिससे कि हम बच्चे का मेंटल एज निकाल पाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इसको साइकोलॉजिकल टेस्ट के अनुसार भी लगाया जा सकता है, तो इसी को हम साइकोलॉजिकल एज या मेंटल एज के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। कोई डाउट इसमें? सर थोड़ा फास्ट फास्ट हो रहा है, अच्छा, तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सेल्डन वाले एक बार फास्ट फिर ना से करें रिपीट कर प्लीज। दीजिए। देखिए सेल्डन में आपको 3 बार याद रखना है, 3 चीजें हैं, इंडो, मीजो, एक्टो। इसी क्रम को याद रखिए, इंडो, मीजो और एक्टो, ठीक है। मॉर्फिक बाद में लगा सकते हैं आप लोग। तो इंडो मतलब लास्ट में डी आ रहा है, तो डी मतलब डबल हो गया। डबल हो गया मतलब इंसान अपने से ज्यादा डबल का है, तो इसका मतलब बहुत मोटा प्रवृत्ति का होगा। और जो मोटे प्रवृत्ति के होते हैं उनके हाथ पांव छोटे होंगे, गर्दन मोटी होगी, फैट ज्यादा होगा, पियर शेप बॉडी होगी, ठीक है। मीजो मतलब मीडियम होते हैं, लंबाई इनकी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही साथ कंधे चौड़े होंगे, इनका जो बॉडी होगा वो वी शेप होगा, है ना। और सभी तरह के कामों में बहुत तेजी से ये अच्छा कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टोमार्फिक। एक्टोमार्फिक क्या होता है कि एक्टो, टी मतलब थिन, टी मतलब थिन होता है, टिन मतलब थिन, ठीक है। एक्टोमार्फिक मतलब टी, यहाँ पे टी से वर्ड आ रहा है तो थिन का याद रखेंगे, टिन या थिन, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कैरेक्टरिस्टिक सबके याद रखने हैं आपको।
यहाँ पर आप देखिए एज में है, क्रोनोलॉजिकल एज में क्या आपको याद रखना है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको अंदाजा लगाना है। फिजियोलॉजिकल एज में प्यूबिक हेयर और ऑर्गन सिस्टम जो है उनके कैपेसिटी, उनके फंक्शन के हिसाब से एज का पता लगाएंगे। एनाटॉमिकल में काउंटिंग ऑफ टीथ, एक्सरे और ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, बोन्स का कड़ापन देखकर उनके बारे में पता लगाएंगे। मेंटल एज में पता लगाने का तरीका क्या है, आईक्यू टेस्ट कराएंगे, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट देंगे, उस हिसाब से आप उनके एज का पता लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आपने देखा होगा कि कोई भी जो टीम है, कोई भी टीम अकेले मैच नहीं जीत सकता, कोई खिलाड़ी अकेले मैच नहीं जीत सकता या जिता सकता है। कहीं ना कहीं उसको, खिलाड़ियों को मेंबर की जरूरत पड़ती है, कई सारे मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। उसी मेंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उसी मेंबर्स को हम लोग एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मतलब ग्रुप बनाते हैं। उसी समूह में ही आपका, जब भी हमारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह बन जाता है तो वहां पे समाज शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। 2 या 2 से अधिक लोगों के ग्रुप को हम समाज की उत्पत्ति मानते हैं। उसके बाद वो ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, तो खेलों में क्या होता है कि आपने देखा होगा टीम में 11 प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं तो 11 प्लेयर है, कुछ खेलों में 7 प्लेयर है। तो जो भी टीम गेम होते हैं, उसमें प्लेयर्स का ग्रुप में होना और एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना क्या कहलाता है, सोशियोलॉजिकल। यहीं पर सोशियोलॉजी यानी समाज, फिजिकल एजुकेशन में सामाजिक पहलू का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग एक बार मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है? सोशियोलॉजी इज अ मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड, सोशियस एंड लोगस। सोशियस मीन्स क्या होता है, सोसाइटी, एंड लोगस मीन्स होता है साइंस। हेंस सोशियोलॉजी मीन्स क्या होता है, द साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का विज्ञान क्या कहलाता है, सामाजिक, समाज का विज्ञान ही आपका क्या कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बोरियत तो नहीं हो रही है? नहीं सर, एकदम नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी। डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें जो ज्यादातर पूछा गया है आपके एग्जाम्स में वो यहीं से पूछा गया है कि समाज का विज्ञान है। ये किसने बोला है? तो बाई वार्ड ने बोला है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, वो बाई ओडम ने बोला है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और सामाजिक संबंधों का ज्ञान है, जिसमें मानव व्यवहार और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इसी व्यवस्थित अध्ययन के कारण इसे विज्ञान कहा गया है। कोई भी चीज विज्ञान कब कहा जाता है? कोई भी चीज विज्ञान तब कहा जाएगा जब उसमें कोई भी चीज एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक लॉज को फॉलो करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि समाज में ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ग्रुप कब होता है? 2 या 2 से अधिक लोगों का जो संग्रह बनता है उसे हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोगों का जब ग्रुप बनता है उसे हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 लोगों का अधिक होना। अब देखिए यहाँ पर बहुत प्रकार के ग्रुप हो जाते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी ग्रुप, जहां आपका जन्म होता है, जो आपकी फैमिली होती है उसे हम प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। जहां आपका सबसे ज्यादा समय बीतता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा आप समय व्यतीत करते हैं अपने जीवन काल का, जैसे पीयर्स ग्रुप और फैमिली ग्रुप, तो यहाँ पर हम उसे कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। इसके बाद आता है नेक्स्ट टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप का मतलब क्या होता है? जहां पर हम काम करने जा रहे होते हैं, ऑफिस का काम होता है, इंस्टीट्यूशन का काम होता है, या कहीं भी जहां पे हम काम करने जा रहे हैं वहां पर हम बात करते हैं टास्क ग्रुप, एक साथ मिलकर, वो हमारा फॉर्मल ग्रुप होता है। इसे हम फॉर्मल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? अब जैसे दोस्ती आ रही है हमारी, और कुछ जैसे क्लास कलीग्स हमारे होते हैं, एनसीसी की यूनिट होती है, हमने कहीं पर कुछ ज्वाइन किया हुआ है, क्लब वगैरह, जिम वगैरह जा रहे हैं, तो वहां पे जो हमारा ग्रुप बनता है, वहां पे जो हमारे लोग हमारे साथ आते हैं
उस ग्रुप को हम लोग सेकेंडरी ग्रुप के नाम से जानते हैं। एक होता है टेरिटरी ग्रुप। एक टेरिटरी ग्रुप क्या होता है? टेरिटरी ग्रुप का मतलब तृतीयक समूह वो होता है जैसे रेलवे स्टेशन पर कई सारे लोग मिलते हैं, थोड़ा बहुत बातचीत हो जाता है, बस स्टैंड पर मिलते हैं या बस में सफर कर रहे तो मिल जाते हैं, ट्रेन में सफर कर रहे तब मिल जाते हैं, कहीं आप घूमने गए वहां पे मिल जाते हैं। तो उस प्रकार के लोगों से जब आपकी मुलाकात होती है तो उसे हम टेरिटरी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बात कर लेते हैं ग्रुप फॉर्मिंग। अब देखिए कोई भी जो ग्रुप होता है ये बहुत बार पूछा गया है, कोई भी ग्रुप कैसे बनता है और ग्रुप का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और जैसे ही एक उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है वो ग्रुप बंद हो जाता है यानी कि खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं ग्रुप कैसे फॉर्म किया जाता है, ग्रुप कैसे बनता है। तो ग्रुप फॉर्मिंग के स्टेज होते हैं, सबसे पहला ग्रुप बनता है, फॉर्मिंग होता है, फिर स्टॉर्मिंग होता है, फिर कन्फर्मिंग होता है, फिर सारे लोग मिलकर एक साथ टास्क को परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मिंग होता है, फिर से एडजॉर्निंग होता है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि अगर जो हमारा सोशल ग्रुप बनता है तो ग्रुप बनने का जो क्रम होता है, जो स्टेप होता है वो कैसे होता है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर बोला गया है। आई होप कि आप लोगों का यहाँ पर आज का क्लास कंप्लीट करता हूं मैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ने से ना दिमाग में फिर सभी चीजें हचपच भी होने लगेंगी। सर वीडियो डाल देना। जी जी, चलिए, तो और किसी को कुछ बोलना है यहाँ पर?